नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत एक बड़ी अहम खबर से आपको कराने जा रहे हैं। सागर मेडिकल कॉलेज के कोरोना योद्धा डॉक्टर शुभम उपाध्याय की दुखद मौत हो गई। डॉक्टर शुभम उपाध्याय ने आज चिरायु अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका इलाज भोपाल के चिरायु अस्पताल में चल रहा था। शुभम उपाध्याय को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई भेजने की तैयारी की जा रही थी। उनके चेन्नई में पूरा इलाज का खर्च उठाने के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकृति दी थी और इसको लेकर ट्वीट किया था। लेकिन आज उनकी वहां ले जाने से पहले ही मृत्यु हो गई। बताएं कि डॉक्टर शुभम कोरोना मरीजों का लगातार इलाज कर रहे थे और इसी दौरान वे खुद कोरोना से संक्रमित हो गए थे। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भोपाल के चिरायु अस्पताल में एडमिट कराया गया था और उनके पास जिस तरीके का जो खर्च आ रहा था उसके लिए भी पैसा नाकाफी था। परेशान थे, वो चाहते थे कि चेन्नई उन्हें ले जाया जाए, लेकिन उसके पहले ही दुखद खबर आई है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, वाकई में ये मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्हें चेन्नई भेजा जाएगा। गोपाल भार्गव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था और उम्मीद जागी थी कि चेन्नई उन्हें जल्द से जल्द ले जाया जाए, ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये खबर आई दुखद। जी पुनीत, बिल्कुल कोरोना योद्धा डॉक्टर शुभम उपाध्याय से यही उम्मीद थी सबको कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर वापस लौटेंगे, लेकिन आज ये दुखद खबर है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। यानी कोरोना से जिस तरह से वो संक्रमित हुए थे और आज उनकी मौत हो गई है चिरायु अस्पताल में। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही ट्वीट करके कहा था कि उनको चेन्नई के MGM अस्पताल भेजा जाएगा, जहाँ पर उनके इलाज की सारी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी और जो भी राशि इसमें खर्च होगी वो सरकार ही इसका खर्चा उठाएगी। लेकिन चेन्नई के अस्पताल जाने से पहले ही आज उनका जो मौत है वो हो चुकी है। हालांकि कई दिनों से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था और 3 से 4 दिन पहले ही चिरायु अस्पताल भोपाल में वो पहुंचे थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन 96% जो है किडनी खराब हो चुकी थी और इसी का ट्रांसप्लांट चेन्नई के अस्पताल में कराया जाना था। माता पिता ने भी गुहार लगाई थी कि उनको जल्द से जल्द चेन्नई अस्पताल भेजा जाए और जो मंत्री हैं गोपाल भार्गव, उन्होंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री संज्ञान में ये सारी बात लाई थी कि जल्द से जल्द डॉक्टर शुभम उपाध्याय को चेन्नई ले जाया जाए, जहां पर उनका इलाज हो सके और उनकी किडनी भी ट्रांसप्लांट कराई जा सके। और इसी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके इलाज की तमाम व्यवस्थाएं कराने की बात कही, लेकिन उनका इलाज हो पाता, वो चेन्नई जा पाते, उसके पहले ही उन्होंने जो उनकी मौत है वह चिरायु अस्पताल में हो चुकी। हालांकि अगर ये मदद या ये जो व्यवस्थाएं हैं वो शायद 3 से 4 दिन पहले हो जाती तो शायद शुभम उपाध्याय का इलाज शायद चेन्नई के अस्पताल में हो पाता और शायद उनकी जान भी बच सकती थी। बिल्कुल बच सकती थी और देर हो गई ये कहा जाएगा, बिल्कुल देर हो गई। अगर पहले ये व्यवस्था हो जाती तो शुभम हमारे बीच जरूर होते। शुक्रिया आपका रंजना इस जानकारी के लिए। MP में लव जिहाद पर सरकार के तेवर सख्त हैं। उमरिया में जनजातीय गौरव दिवस सम्मान कार्यक्रम के दौरान सीएम ने लव जिहाद पर मंच से ही चेतावनी दे डाली और सख्त लहजे में कह दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद नहीं चलने दूंगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर धर्मांतरण की कोशिश हुई तो सजा भी दी जाएगी। ये देश को बांटने का षड्यंत्र है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चले। उनके लिए कानून बना रहे हैं। ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र, ये देश को बांटने का षड्यंत्र, ये किसी भी कीमत पर हम कामयाब। तो एक और सीएम शिवराज सिंह चौहान चेतावनी दे रहे हैं और दूसरी तरफ लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया भी तेजी से चल निकली है। लव जिहाद के खिलाफ कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। लव जिहाद पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इस तरीके की शादी कराने वाले पादरी, गुरु, काजी, मौलवियों को 5 साल की सजा होगी। संस्थानों का पंजीयन भी निरस्त होगा। धर्मांतरण के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। पीड़िता के माता पिता, परिवार धर्मांतरण करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायत कर पाएंगे। लव जिहाद के लिए सहयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गृह विभाग और विधि विभाग की संयुक्त बैठक में ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। मैंने बताया था धर्म स्वातंत्र विधेयक के बारे में। आज बैठक में कैबिनेट के लिए प्रस्तुत करने को जो प्रावधान किया है उसमें 10 साल का प्रावधान
सजा का किया गया। दूसरा, इस प्रकार के जो विवाह होते हैं उन विवाहों को कराने वाले गुरु, पादरी, मौलवी या काजी, इनको भी 5 साल की सजा का प्रावधान है। इस प्रकार के कार्य कराने वाली संस्थाओं का भी पंजीयन निरस्त हो जाएगा। और जो पहले मैं बता चुका हूं कि धर्मांतरण करने के लिए 1 माह पूर्व कलेक्टर को अनुमति देनी होगी, जिससे जांच होगी। ऐसा विभाग शून्य घोषित किया जाएगा और शिकायत पीड़ित माता पिता, परिवार या गार्जियन इसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसी संस्थाओं को डोनेशन देने या लेने वाले संस्थाओं का भी पंजीयन निरस्त होगा। यह अपराध संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा और आपको स्वयं सिद्ध करना होगा कि उसने बगैर दबाव, धमकी, बहला फुसला कर या विवाह धर्मांतरण किया है। इसमें सहयोग करने वाले सभी मुख्य आरोपियों की तरह ही आरोपी माने जाए। और लव जिहाद पर 10 साल की सजा के प्रावधान के ड्राफ्ट तैयार करने पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि कड़े कानून से ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री जी ने 10 साल का जो प्रावधान रखा है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, बारंबार उनका आभार व्यक्त करते हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता उनका हृदय से धन्यवाद करती है कि जो बेटियों की रक्षा के लिए पहले भी आपने अनेक कानून बनाए हैं और ये भी जो कानून है ये मध्य प्रदेश की बेटी को संरक्षित करेगा, सुरक्षित करेगा और अपराधियों को सजा दिलाने में सार्थक होगा और अपराधियों में दहशत भी पैदा करेगा। ऐसा कानून जो आपने बनाया उसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद। और जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और बात करते हैं। जितेंद्र, लव जिहाद को रोकने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जल्दी कैबिनेट में लाया जाएगा। कब तक यह कानून बन पाएगा, कुछ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए पुनीत, अगर बात की जाए तो इस पूरे प्रस्ताव को लेकर आज विधि विभाग की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री ने सभी अफसरों से इस पूरे मामले को लेकर सुझाव भी मांगे थे और यह तय किया गया कि अब इस मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान तय किया गया है। हालांकि अब मुश्किलें उन लोगों के लिए बढ़ जाएंगी जो इस तरह के विवाह में शामिल होते हैं और सहमति जाहिर करते हैं। उन संस्थाओं पर भी अब संकट आ सकता है, क्योंकि उन संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और इसके अलावा जो साथी हैं, जो उनके दोस्त हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जा सकता है। तो कह सकते हैं गुरु, मौलवी या पादरी ये लोग मिलकर अगर शादी करवाते हैं इस तरह का धर्मांतरण वाला, तो उन्हें भी 5 साल की सजा हो सकती है और होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस तरह कोई दबाव देकर अगर किसी का धर्मांतरण कर कर शादी कराई जाती है तो जाहिर सी बात है उसे 10 साल बिना जमानत के सजा होगी। तो इस तरह का कानून जो बन रहा है, आने वाली विधानसभा जो शुरू होगी उसमें इस तरह का प्रस्ताव लाया जाएगा और जाहिर सी बात है सारे जो लोग हैं ऐसे लेकर सहमति भी जाहिर कर चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो जितेंद्र बता रहे हैं कि आने वाले शीतकालीन सत्र में इसे लाया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में पहले से रखा जाएगा और उसके बाद शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान उमरिया के दौरे पर हैं। यहां पर ग्राम डगडौआ में जनजातीय गौरव दिवस सम्मान कार्यक्रम में वे शरीक हुए। इस दौरान बिरसा मुंडा को याद किया और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में अब नाइट सफारी शुरू करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है और भोपाल और शहडोल संभाग में फूड पार्क बनाकर आदिवासी उत्पादों की मार्केटिंग की भी बात उनके द्वारा कही गई। उनको भूलने नहीं चाहिए। पूजे न गए ये वीर, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कहां, फिर ये बीज कहां से आएगा? मेरे बहन और भाइयों, वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरता बांध हो जाएगी। इसलिए हम बिरसा भगवान की भी पूजा करेंगे। कंचा मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, रंगनाथ शाह, शंकर शाह, एक नहीं अनेकों जनजाति क्रांतिकारी हमारे। अभी जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से रंगनाथ शाह, शंकर शाह जी का भी स्मारक, भव्य स्मारक बनाया जाएगा। उन्हें भी जानते अपने देश के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए उनकी स्मृति को सदैव बनाए रखा जाएगा। एक जब हम उनकी स्मृतियां सजाएंगे, लेकिन सुनो मेरे बहनों भाई, एक काम के लिए मैं आज मध्य प्रदेश में 28 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है।
पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने 3 दिनों के इस विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है और कहा है कि 3 दिन के सत्र में जन समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। सत्र को कम से कम 10 दिनों का होना ही चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने खुद को नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से बाहर भी बता दिया। का नाम हमारा जानकारी में कहीं नहीं चल रहा, आप लोग चला रहे हैं। विधानसभा सत्र बहुत सीमित संग 3 दिन का बुलाया है, ये जैसा कि अधिसूचना जारी हुई है, इसका मैं विरोध करता हूँ। विधानसभा सत्र कम से कम 10 दिन का चले, तभी जनता की समस्याओं पर चर्चा। और इधर डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया और कहा कि 3 दिन के सत्र में सभी जरूरी मुद्दे शामिल होंगे। तोमर ने कटाक्ष भी किया और गोविंद सिंह की कहा कि गोविंद सिंह की बात तो उनकी पार्टी के लोग ही नहीं सुनते। सत्र की चिंता छोड़ें, अपने खिलाफ चल रहे षड्यंत्र की फिक्र करें। आदरणीय डॉक्टर साहब गोविंद सिंह की बात आप कर रहे हैं, बहुत गंभीर व्यक्तित्व हैं, पर अभी उनकी बात वो कहना भी चाहें तो उन्हें कहने का अवसर कांग्रेस पार्टी दे आ रही है, तो इसलिए वो ज्यादा चिंतित क्यों हैं? अभी तो पहले उनके खिलाफ भी एक योजना के तहत, षड्यंत्र के तहत अभी दूसरा काम शुरू हो गया है। तो पहले तो उपचुनाव के बाद शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक कल होने वाली है और कैबिनेट की ये जो पहली बैठक होने वाली है उपचुनाव के बाद, इसमें कई प्रस्ताव लाए जाएंगे। बताया यह गया है, खबर यह है कि 2 दर्जन अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा होने वाली है और ग्वालियर और रीवा की सरकारी प्रेस बंद करने की भी तैयारी है। एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा कैनरा बैंक से 800 करोड़ लोन की गारंटी सरकार से लेने की अनुमति के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। खबर यह है कि पशुपालन विभाग का नाम पशुपालन और डेयरी विभाग करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के निर्माण की मंजूरी का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। वहीं एमपी नर्सिंग शिक्षण संस्थान मान्यता नियम में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव भी हो सकता है। जबलपुर में ग्राम गधेरी में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना के लिए भी सैद्धांतिक सहमति इसमें लाई जा सकती है। मुंबई स्थित मध्यालोक अतिथि गृह विभाग भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति और इसके साथ ही एमपी मानव अधिकार आयोग के लिए स्वीकृत अस्थायी पदों को 1 अप्रैल 2020 से केंद्रीय वित्त आयोग की अवार्ड तिथि तक निरंतर करने के संबंध में भी चर्चा हो सकती है और इसके अलावा भी कई सारे प्रस्ताव इसमें लाए जा सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में रह रहे कश्मीरी पंडितों की मदद करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय कश्मीरी पंडितों के लिए कदम उठाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि देवास के आश्रम में महिलाओं के दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सुनिए। निर्वासित उस समय के मध्य प्रदेश में हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि रोशनी एक्ट के तहत अगर उनकी जमीन को भी किसी ने हड़पा है तो वो गृह मंत्रालय को उसकी विस्तृत जानकारी दें। हम केंद्र से आग्रह करेंगे कि उनको न्याय मिले। देवास के कबीर आश्रम में एक मामला सामने आया है जहां पे कुछ महिलाओं को बंधक बनाकर अनैतिक कार्य किया गया। मैंने उसकी विस्तृत जानकारी मंगाई है, शीघ्र आती होगी। शीघ्र आती होगी। माननीय कमलनाथ जी से निवेदन है कि राजनीति के स्तर को इतने नीचे नहीं ले जाना चाहिए जिसको लोग बिलो द बेल्ट कहें। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायक हैं गोविंद सिंह जी, और हद तो देखो, एक जिले ने निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। लगातार उनकी उपेक्षा जो की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष का कह के बुला लिया यहां पर और फिर उपेक्षित सा लौटा दिया उन्हें। एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, इतने सीनियर हैं, हम 90 में एक साथ जीत के आए थे, तब से हमारा उनका साथ है। कांग्रेस के लोग ये जो व्यवहार लगातार कर रहे हैं उनके साथ, विभागों के बंटवारे में आप देखो क्या स्थिति कर दी थी विभागों में। सर्वाधिक सीनियर व्यक्ति को सर्वाधिक वैसे विभाग दे दिए, नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया, अब जिला यूनिट निलंबन का प्रस्ताव, हद है माने किसी चीज की।
कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने के लिए गृह मंत्रालय ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। गृह मंत्रालय ने इन गाइडलाइंस को कंटेनमेंट, सर्विलेंस और कॉशन गाइडलाइंस का नाम दिया है, यानी कि जिन इलाकों में पाबंदी लगाई गई है वहां पर सख्ती से इसका पालन किया जाए। अंतरराष्ट्रीय उड़ान, सिनेमा हॉल 50% तक, स्विमिंग पूल, बिजनेस, एग्जीबिशन हॉल पर पाबंदी आंशिक रूप से जारी रहेगी। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। कोरोना के मामलों में जो गिरावट आई है उसे बरकरार रखा भी जाए। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। आपका स्वागत है। भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिना अनुमति भीड़ एकत्रित करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फंसे कांग्रेस विधायक मसूद गिरफ्तारी से बचने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य बेंच में पहुंचे थे, शरण में पहुंचे थे। बीती 20 नवंबर को हुई मामले पर पहली सुनवाई पर केस डायरी उपलब्ध नहीं थी। इस वजह से आज मामले पर सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई थी। सुबह 10:30 बजे से मामले पर शुरू हुई सुनवाई 2.5 घंटे तक चली, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा और भोपाल से अधिवक्ता अजय गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक मसूद की ओर से पैरवी करने उतरे। विधायक मसूद की ओर से दलील दी गई कि उन पर पहले FIR 29 अक्टूबर को दर्ज की गई थी, जिसमें कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन का जिक्र है। इस मामले पर उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन सरकार ने जानबूझकर 4 नवंबर को भड़काऊ भाषण देने का नया मामला दर्ज कराया, जो कहीं ना कहीं प्रायोजित लगता है। विधायक मसूद की ओर से दलील थी कि अगर उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया तो भीड़ जमा करने वाले दिन ही उन पर यह आरोप लग जाना था, लेकिन सरकार ने यह कार्रवाई जानबूझकर करवाई है, दबाव में करवाई है। भोपाल विधायक आरिफ मसूद ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी। उनके खिलाफ सेक्शन 153A IPC के तहत FIR रजिस्टर्ड हुई, जिसमें उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। आज दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश के लिए प्रकरण को सुरक्षित। ग्वालियर जिले के आंतरी थाना में पूर्व मंत्री इमरती देवी की शिकायत पर 3 युवकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एसपी जयराज कुबेर का कहना है कि पूर्व मंत्री इमरती देवी के द्वारा एक लिखित आवेदन थाने में दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कल्याणी गांव के 3 युवकों के द्वारा उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इमरती देवी की शिकायत पर आंतरी पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। थाना आंतरी में दिनांक 23/11/20 को एक FIR दर्ज हुई है, धारा 294 509 IPC के तहत। इसमें 3 व्यक्तियों के खिलाफ FIR कराई गई है, जो अश्लील शब्द बोलने और क्षोभ उत्पन्न होने के संबंध में है। इसमें एक वायरल वीडियो है, उसको लेकर कंप्लेंट की गई है, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण विवेचना में कार्रवाई की जाए। और खबर देवास से आपको बताएं, जहां पर कबीर आश्रम पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन की तरफ से चूना खदान कबीर आश्रम पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको बता दें कि अज्ञात शख्स पर दुष्कर्म का मामला भी दर्ज हो चुका है और अवैध गतिविधियों की शिकायत यहां पर मिली थी, जिसके बाद कल छापा मारा था और जब जांच की गई तो वाकई में यह सत्य पाया गया। इस मामले में अब कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया गया यहां पर, और एक बाबा और एक महिला को भी हिरासत में लिया गया। कल भी प्रशासन ने यहां पर कार्रवाई की थी, आज फिर से आश्रम में कार्रवाई की गई। उधर निकाय चुनाव से पहले ग्वालियर नगर निगम जिले वासियों को एक बड़ा आर्थिक झटका दे सकता है। नगर निगम स्वच्छता शुल्क और जलकर में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जलकर अब 150 रुपए से बढ़कर 589 रुपए होगा। वहीं स्वच्छता शुल्क 63 रुपए से बढ़कर 375 रुपए होगा। इंडस्ट्रियल इलाके में भी यह शुल्क दोगुना हो जाएगा। नगर निगम ने प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भोपाल भेजा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।